बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। रूहानी ने न्यूक्लियर डील को दुनिया के लिए इम्तिहान करार दिया। कहा समझौता तोड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए, सब हमारे साथ हैं। थेरेसा मे ने की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। कहा बरतानिया ईरान न्यूक्लियर डील का पाबंद है। काहिरा में मुसलसल दूसरे दिन हमास और फतह की मीटिंग। कौमी इत्तेहाद और गजा के मसाइल पर बातचीत। म्यांमार की फौज ने रोहिंग्यों को वापस लौटने से रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले बहाना है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। कोरिया के आसमान पर अमेरिकी जहाजों की उड़ानें। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। स्पेन की हुकूमत कैटलोनिया के लीडर से बातचीत नहीं करेगी। आजादी के ऐलान पर उलझन। हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुस्त। वजीर आजम की एडवाइजरी काउंसिल का इकरार। हालात में बेहतरी के लिए 10 पहलुओं पर काम किया जाएगा। कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर। एयरफोर्स के 2 कमांडर्स और 2 मिलिटेंट्स हलाक। लियोनेल मेसी की हैट्रिक। अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। अमेरिका 30 साल में पहली बार बाहर। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने 2015 की न्यूक्लियर डील को दुनिया के लिए एक इम्तिहान करार दिया और कहा कि जो भी फरीक इस समझौते से बाहर होगा वो खुद अपनी नेकनामी मुतासर करेगा। ईरानी कैबिनेट से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि इस समझौते पर दस्तखत करने वालों को उस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मुल्कों और हुकूमतों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है जो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में अमरीका की दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी की तायद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया इस्लामी जमहूरिया ईरान के रास्ते की तायद कर रही है और यूरोप में अमेरिका के इत्तेहादियों में से भी कोई भी नहीं है जो इस समझौते की मुखालफत कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्ब्स मैगजीन को हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए इस सवाल का जवाब नहीं में दिया कि क्या उन्हें पिछली हुकूमत की तरफ से किए गए समझौतों के बारे में जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ट्रंप के इस बयान के ताल्लुक से हसन रूहानी ने कहा कि ये एक हुकूमत के लिए शर्म की बात है जो पिछली जायज हुकूमत के कामों की मुखालफत करती है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने एक बार फिर कहा है कि उनका मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील का पाबंद है और अमेरिका को भी दूसरे मुल्कों के साथ इस समझौते पर अमल करना चाहिए। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि इस समझौते पर अमलावरी पर गहरी नजर रखी जा रही है और इस पर मुनासिब ढंग से अमल हो रहा है। इस दौरान बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से बातचीत की है और उनसे कहा है कि बरतानिया न्यूक्लियर समझौते का पाबंद है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को न्यूक्लियर डील के खिलाफ अमेरिका की धमकियों और दूसरे मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी। पार्लियामेंट के सेशन में खास तौर पर न्यूक्लियर डील, कुर्दिस्तान रेफरेंडम और सीरिया बहरान के बारे में गौर किया गया। जवाद ज़रीफ ने अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका अगर न्यूक्लियर डील के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 15 अक्टूबर को ईरान न्यूक्लियर डील के खिलाफ नई पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर डील को रद्द कर देगा और ईरान के ताल्लुक से बाज़ दूसरे मसाइल भी उठाएगा और सख्त पॉलिसी इख्तियार करेगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि जद्दा के शाही महल पर हालिया दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने उस हमले में हलाक एक सिपाही अब्दुल्ला अल सवी के वालिद से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए हमदर्दी का इजहार किया।
सऊदी अरब के शाह सलमान की सदारत में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें फलस्तीनियों के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशों पर खुशी का इजहार किया गया और इन कोशिशों की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कैबिनेट की मीटिंग में सऊदी अरब में 5 आईसिस अरकान और 22 दूसरों की गिरफ्तारी की भी तारीफ की गई, जिन पर इल्जाम है कि वो हाल ही में जद्दा के अस्सलाम पैलेस की गेट पर हमले की कोशिश में शामिल रहे। शाह सलमान ने कैबिनेट को अपने रशिया दौरे और सदर व्लादिमीर पुतिन और दूसरे ओहदेदारों के साथ अपनी मीटिंग्स के बारे में बताया। शाह सलमान ने कैबिनेट को सूडान के सदर उमर बशीर के साथ टेलीफोन पर अपनी बातचीत के बारे में भी ब्रीफिंग दी। यमन से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा है कि वो तमाम फरीकों को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं। इस्माइल ओल्ड शेख अहमद ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि यमन के कई इलाके मुसलसल गड़बड़ की लपेट में हैं। उन्होंने अल-हुसियों की तरफ से खलीजी मुल्कों पर रॉकेट हमलों को इंतहाई खतरनाक कदम करार दिया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से तनाव और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यमन में हैजे की वबा फैल रही है और 1,70,00,000 लोग ग़िज़ा की कमी के शिकार हैं। सऊदी मीडिया में कहा गया कि अल-हुसी ने जाजान इलाके के एक गांव अल-जरादिया के एक स्कूल को मिसाइल हमले से निशाना बनाया। इस हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। खबरों में कहा गया कि इस मिसाइल से स्कूल और आसपास का इलाका तबाह हो गया। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के 2 सीनियर ओहदेदारों की गिरफ्तारी में मदद देने की खबर पर $12 मिलियन इनाम का ऐलान किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जो भी हिजबुल्लाह के गैर मुल्की ऑपरेशंस के चीफ तल्लाल हामिया के बारे में खबर देगा उसे $7 मिलियन और हिजबुल्लाह के अहम फौजी ऑफिसर फवाद शुक्र के बारे में खबर पर $5 मिलियन दिए जाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने बताया कि यह इनाम हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ाने का एक कदम है। अफगानिस्तान के बदख्शां सूबे में नेटो के एक ड्रोन हमले में 8 तालिबान हलाक हो गए और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई साल बाद नेटो ने बदख्शां सूबे में तालिबान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। इस हमले में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई के दौरान तालिबान के हथियारों के एक डिपो को तबाह किया गया। तालिबान ने भी हमले की तस्दीक की है। ईरानी पार्लियामेंट की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कुर्दिस्तान रेफरेंडम का जायजा लिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने खिताब करते हुए कहा कि कुर्दिस्तान के हालिया वाक़यात के बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। ईरान, तुर्की और इराक के साथ कुर्दिस्तान में आज़ादी के बारे में होने वाले रेफरेंडम की मुखालिफत कर रहा है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने पिछले हफ्ते तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान कहा था कि हम खित्ते में सरहदों की तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे। इस दौरान ईरान ने कुर्दिस्तान के लिए पानी का बहाव कम कर दिया। ज़ाब नामी एक नदी ईरान से शुरू होती है जो कुर्दिस्तान से होते हुए दरियाए दजला में मिलती है। फलस्तीनियों में इत्तेहाद के लिए मुसलसल दूसरे दिन बातचीत हुई। एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने और नए इलेक्शंस कराने के मकसद से हाल ही में हमास ने गजा में अपनी इंतजामी अथॉरिटी को बर्खास्त कर दिया और गजा के मामलात फतेह के हवाले कर दिए। हमास और फतेह के दरमियान बातचीत इजिप्ट के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में हुई। इस मौके पर इजिप्ट के ओहदेदार भी मौजूद थे। इससे पहले मंगल को फलस्तीनी जमातों हमास और फतेह के दरमियान इजिप्ट के दारुल-हुकूमत में सुलह की बातचीत का पहला दौर हुआ। इस दौर में 10 घंटों तक मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर किया गया। बातचीत का क्या नतीजा निकला ये फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका, लेकिन दोनों तरफ के लीडर्स ने कहा कि उन्होंने कौमी इत्तेहाद, गजा के अवाम के मसाइल और दूसरे मामलात पर तफसील से बातचीत की। कहा गया कि ये बातचीत बहुत खुशगवार माहौल में हुई। दोनों जमातों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी राय और अपने अपने ख्यालात पेश किए। यूनाइटेड नेशंस ने म्यांमार के लीडर आंग सान सू की से कहा है कि वो मुल्क में खून खराबा खत्म कराएं और रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से इम्तियाजी रवैये को बर्खास्त करें। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक दफ्तर की डायरेक्टर ज्योति सांगीरा ने कहा कि उन्हें रेफ्यूजियों की बड़ी तादाद पर तशवीश है। वो जेनीवा में म्यांमार की फौज के ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दे रही थी। म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने के बाद उन्हें वापस लौटने से रोकने के लिए मुनज़्ज़म हमले शुरू किए। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक दफ्तर ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। इस रिपोर्ट में कई रोहिंग्या मुसलमानों के इंटरव्यूज शामिल हैं जो बांग्लादेश पहुंचे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे हमले 25 अगस्त से पहले शुरू किए थे। हालांकि बाद में इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस चौकियों पर रोहिंग्या मिलिटेंट्स के हमलों के बाद ही क्रैकडाउन शुरू किया गया। यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर ने बताया कि म्यांमार की राखीन रियासत से 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल बाहर किया गया है। उनके घर जलाए गए हैं और उनके गांव और उनकी फसलें तबाह कर दी गई हैं। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर ज़ैद राद अल हुसैन ने एक बयान में कहा कि ये तमाम सरगर्मियां एक साजिश मालूम होती हैं ताकि लोगों की बड़ी तादाद की वापसी के इम्कानात को ख़त्म कर दिया जाए। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदार ने म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को नस्लकुशी की बदतरीन मिसाल करार दिया था।
यूनाइटेड नेशंस ने खबरदार किया है कि रोहिंग्या रेफ्यूजियों की और ज्यादा तादाद बांग्लादेश पहुंच सकती है। रेफ्यूजियों से मुतल्लिक आलमी इदारे के तर्जुमान ने कहा कि रोजाना तकरीबन 11,000 रेफ्यूजी अब भी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें रेफ्यूजियों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान बांग्लादेश के कागज बाजार और दूसरे मकामात पर रेफ्यूजी कैंप्स में बच्चों को हैजिस से बचाव के टीके दिए जा रहे हैं। दुनिया भर से वक्त ये छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ देखेंगे। अनुपम खेर को मोदी हुकूमत का इनाम, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बना दिया गया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। रूहानी ने न्यूक्लियर डील को दुनिया के लिए इम्तिहान करार दिया। कहा समझौता तोड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए, सब हमारे साथ हैं। थेरेसा मे ने की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। कहा बरतानिया ईरान न्यूक्लियर डील का पाबंद है। काहिरा में मुसलसल दूसरे दिन हमास और फतह की मीटिंग, कौमी इत्तेहाद और गजा के मसाइल पर बातचीत। म्यांमार की फौज ने रोहिंग्यों को वापस लौटने से रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले बहाना है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। कोरिया के आसमान पर अमेरिकी जहाजों की उड़ानें। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। स्पेन की हुकूमत कैटलोनिया के लीडर से बातचीत नहीं करेगी। आजादी के ऐलान पर उलझन। हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुस्त, वजीर आजम की एडवाइजरी काउंसिल का इकरार। हालात में बेहतरी के लिए 10 पहलुओं पर काम किया जाएगा। कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर, एयरफोर्स के 2 कमांडर्स और 2 मिलिटेंट्स हलाक। लियोनेल मेसी की हैट्रिक, अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। अमेरिका 30 साल में पहली बार बाहर। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका की जंगी हवाई जहाजों ने कोरिया के आसमान पर उड़ानें भरते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ कोरिया के हालात का जायजा लिया। ट्रंप के दफ्तर ने यह बात बताई। वजीर दिफा जेम्स माटिस और फौजों के सरबराह जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने जरूरत पड़ने पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इम्कानात का जायजा लिया। चाइना ने कहा है कि उसने साउथ चाइना के समंदर में मुतनाज़ जजीरों के करीब अमेरिका के एक जहाज के गुजरने पर एहतजाज किया है। अमेरिकी नेवी का ये मिसाइल को तबाह करने वाला जहाज सनशा जजीरों के करीब से गुजरा। चाइना ने फौरी अपने जहाज़ों को इलाके में रवाना किया और अमेरिका के जहाज को उस इलाके से निकल जाने के लिए कहा। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अमेरिका के जहाज ने आलमी कानून और चाइना की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की है। चाइना की तर्जुमान ने अमेरिका से कहा कि वो बीजिंग की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि नॉर्थ कोरिया की पॉलिसियों की वजह से खित्ते की सूरत हाल खराब हो रही है। अमेरिका में एक इंटरव्यू देते हुए कनाडा के वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया तनाव दूर करने में कामयाब रहेगी।
رشیا کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ ماسکو واشنگٹن کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ رشیا میں اپنے سفارتکاروں کی تعداد 300 یا اس سے کم کر دے۔ حال ہی میں امریکہ نے بھی ایسا ہی قدم اٹھایا تھا جس کے جواب میں یہ حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں امریکہ نے رشیا کے خلاف نئی پابندیاں لگائی تھیں جس کے بعد سے دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ بڑھ گیا۔ اسپین کے کیٹالونیا علاقے کے لیڈر نے آزادی کے اعلان کو بظاہر ملتوی کر دیا اور کہا ہے کہ وہ حال ہی میں ہونے والے ریفرنڈم کے بارے میں مرکزی حکومت سے بات چیت کریں گے، لیکن میڈرڈ کی مرکزی حکومت نے بات چیت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ اسپین کے نائب وزیر اعظم سراسینس نے کہا کہ کیٹالونیا کے لیڈر یا کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی بات چیت قانون کے دائرے میں ہی ہوگی۔ امید کی جا رہی تھی کہ کیٹالونیا کے لیڈر کارلس پیڈمونٹ منگل کو اپنے خطاب کے دوران آزادی کا اعلان کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے اسپین سے الگ ہونے کے سلسلے میں ایک دستاویز پر دستخط کیے، لیکن کہا کہ میڈرڈ سے اس بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ کیٹالونیا کے لیڈر نے کہا کہ انہوں نے کیٹالونیا کے عوام کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے، جو ایک آزاد جمہوریہ بننا چاہتے ہیں، اور اس کا اظہار انہوں نے ریفرنڈم میں کیا ہے۔ کیٹالونیا کے لیڈر نے جس دستاویز پر دستخط کیے ہیں اس کے ذریعے ایک طرح سے آزادی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کیٹالونیا کے عوام کو اپنے آپ کو آزاد قرار دینے کا حق حاصل ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اسپین سے آزادی کے عمل کو ملتوی رکھا اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھے۔ اس دوران اسپین کے وزیر اعظم نے کیٹالونیا کے لیڈر سے کہا کہ وہ اس بارے میں صفائی دیں کہ انہوں نے آزادی کا اعلان کیا ہے یا نہیں۔ امریکہ کی کیلیفورنیا ریاست میں 2000 سے زیادہ عمارتیں جنگل کی آگ کی وجہ سے راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ اب بھی بے قابو ہے اور آگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 17 ہو گئی ہے اور اب بھی 180 لوگ لاپتہ ہیں۔ امریکہ کی مرکزی حکومت نے کیلیفورنیا کو ہر طرح کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ 7000 ایکڑ کے علاقے پر آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اب تک صرف 5% علاقے پر ہی آگ بجھائی جا سکی۔ ایسا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید 3500 گھر آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ دوسرے علاقوں تک آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے چیف نے بتایا کہ آگ دوسرے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ کئی شہروں سے فائر انجنز طلب کیے گئے ہیں۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے نائب صدر مائک پینس نے مرکزی حکومت کی طرف سے مدد کی پیشکش کی ہے اور علاقے کو آفت سے متاثرہ قرار دیا ہے۔ سان فرانسسکو میں بھی الرٹ ہے۔ کیلیفورنیا میں آگ کی وجہ سے گھروں کے علاوہ کئی انڈسٹریز اور بزنس بھی راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے۔ اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مرکزی حکومت کیلیفورنیا کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سانے ہیں کہ اس وقت آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں اپنے ملک کی ایک اہم خبر کی جس کا تعلق معیشت یا اکنامی سے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بنائی گئی کونسل کی ایک اہم میٹنگ میں ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اکنامک ایڈوائزری کونسل کی یہ پہلی میٹنگ تھی جس میں معاشی ترقی کی رفتار میں سستی کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ اس میٹنگ میں معاشی سستی کی وجوہات کے بارے میں اتفاق رائے پر پہنچا گیا، لیکن کونسل کے چیئرمین وویک دیب رائے نے یہ وجوہات نہیں بتائیں۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان معاشی ترقی کی رفتار میں سستی کی وجوہات کے بارے میں اتفاق رائے ہوا ہے، لیکن ہم یہ وجوہات نہیں بتا سکتے۔ اس طرح انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دیب رائے نے کہا کہ کونسل حکومت کو مشورے دے گی تاکہ حالات کو بہتر بنایا جا سکے۔ چیئرمین نے کہا کہ 10 معاملات یا پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے جن پر کونسل کے ارکان کام کریں گے۔ وزارت فائنانس کے چیف اکنامک ایڈوائزر اروند سبرامنیم نے کونسل کے ارکان کے سامنے پریزنٹیشن دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے مہینے ہی یہ کونسل بنائی تھی تاکہ معاشی اور پالیسی کے معاملات میں انہیں مشورے دیں۔ یہ کونسل معیشت کے علاوہ زراعت، سماجی شعبوں اور دوسرے محاذوں پر حکومت کو اور وزیر اعظم کو مشورے دے گی۔ ایک دن پہلے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے اپنی رپورٹ میں ہندوستان کی شرح ترقی کی پیش قیاسی گھٹا دی تھی اور کہا تھا کہ نوٹ بندی اور GST کی وجہ سے ہندوستان کی معاشی ترقی کی رفتار متاثر ہوئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایودھیا میں رام کے مجسمے کی تعمیر کو غیر قانونی اور غیر دستوری قرار دیا ہے۔ بورڈ کے رکن ظفر یاب جیلانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی دستور کے تحت کوئی بھی حکومت کسی بھی مذہب کا پروپیگنڈا نہیں کر سکتی۔ Our constitution can take any step for propagation of any particular religion. An establishment of an idol or murti is the propagation of a particular religion. This is not permissible under Indian Constitution. Constitution of India specifically restrains the government from doing so because the taxpayers' money cannot be used for the benefit or for propagation of any particular religion. And this is against the law laid down by the Honorable Supreme Court
in several cases. Supreme Court has held that, and Constitution also provides that secularism is the basic structure of the Constitution, and secularism means neutral, to remain neutral in respect of religious matters. That is impartiality of the government regarding religion. So if the government is propagating one religion, it is against that secular concept, and secularism is enshrined in our Constitution. So therefore it is totally unconstitutional. If Hindu Samaj wants to establish some murti of Lord Rama, then definitely Muslims can cooperate and can contribute, because Muslim rulers in the past, whether they are Mughal kings or Nawabin of Awadh, they have rendered assistance to several temples. They have given lands, they have given contribution, and even today in some Arabian country also land was given by the state, by the king, for construction of a temple. So if Hindu Samaj does any such thing or proposes to do any such thing, then Muslim Samaj can definitely help with it. But if the government does it, it is totally unconstitutional, and there is no question of any cooperation with the government. बीजेपी रुकने पार्लियामेंट विनय कटिया ने अयोध्या की सरजू नदी के किनारे राम के मुजस्समे को लगाने के यूपी हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल ने कहा कि मूर्तियां बिठाना हुकूमत का काम नहीं है, हुकूमत को अवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मर्द और उसकी नाबालिग बीवी के दरमियान सेक्स को जुर्म करार दिया है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसे मामलात में बीवी शिकायत करेगी तो शौहर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगस्त में इस मामले की सुनवाई के दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा था कि हिंदुस्तान में 23 मिलियन नाबालिग दुल्हनें हैं और ऐसे मामलात में जिस्मानी ताल्लुकात को रेप करार देना मुनासिब नहीं होगा। अदालत ने इस सिलसिले में एक पिटीशन पर गौर किया जिसमें लड़कियों की रजामंदी के लिए 18 साल की उम्र मुकर्रर करने की ख्वाहिश की गई। मरकजी हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि हिंदुस्तान में कम उम्री में शादियां एक हकीकत है जहां मुआशी और तालीमी तरक्की में नाबराबरी पाई जाती है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि शादी के इदारे की हिफाजत करनी चाहिए, वरना ऐसी शादियों में शामिल बच्चों को नुकसान हो सकता है। एक एनजीओ इंडिपेंडेंट थॉट ने अगस्त के महीने में अदालत से कहा था कि इस सिलसिले में उम्र तय की जाए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एक एनकाउंटर में इंडियन एयरफोर्स के 2 कमांडोज और 2 लश्कर मिलिटेंट्स हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांदीपुरा के हाजिन इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। झड़प में एयरफोर्स के 2 कमांडोज हलाक हो गए जो ट्रेनिंग के सिलसिले में वहां आए थे। मारे गए कमांडोज की शिनाख्त सार्जेंट मिलिंद किशोर और कॉर्पोरल नीलेश कुमार की हैसियत से की गई। मारे गए लश्कर मिलिटेंट्स की पहचान अली उर्फ अबू माज और नसरुल्लाह मीर की हैसियत से की गई। इनमें से अबू माज एक पाकिस्तानी है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद ने बताया कि ये मिलिटेंट्स सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस पर कई हमलों में शामिल थे। उन्होंने इन हलाकतों को सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दिया। अदाकार अनुपम खेर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। वो गजेंद्र चौहान की जगह लेंगे जिनकी मियाद मार्च में खत्म हुई। 62 साल अनुपम खेर ने 500 से ज्यादा फिल्मों और 100 से ज्यादा ड्रामों में हिस्सा लिया है। उन्हें 2004 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण दिया गया था। 2015 में इसी इंस्टीट्यूट में गजेंद्र चौहान के तकर्रुर की मुखालिफत करते हुए 139 दिनों तक एहतजाज किया गया था। स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो एक सियासी फैसला है और बीजेपी के एक रुकन को इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया है। स्टूडेंट्स ने अनुपम खेर के तकर्रुर का जवाब देते हुए भी कहा कि ये गजेंद्र चौहान के बाद एक और मजाक है। अनुपम खेर की बीवी किरण खेर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी से अपनी वाबस्तगी को छुपाया नहीं और कई मरतबा बीजेपी की तायीद की है। अनुपम खेर एक कश्मीरी पंडित हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने अनुपम खेर के तकर्रुर का जैसे ही ऐलान किया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में उसकी मुखालफत शुरू हो गई। ये हिंदुस्तान में फिल्मों से मुतालिक एक बावकार इदारा है जो 50 साल की एक तारीख रखता है। 2015 में हड़ताल की क़यादत करने वाले हरीश शंकर ने कहा कि अनुपम खेर किस तरह इंस्टीट्यूट की सरबराही कर सकते हैं जो पहले से ही एक प्राइवेट एक्टिंग स्कूल चलाते हैं। उनका इशारा अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर इंस्टीट्यूट की तरफ था। हरिशंकर ने कहा कि स्टूडेंट्स की नज़र में गजेंद्र चौहान और अनुपम खेर के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि अनुपम खेर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हामी हैं। एक और स्टूडेंट ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को किसी दूसरे को मुकर्रर करना चाहिए था। जापान में एक पहाड़ से 6 साल में पहली बार लावा उबल पड़ा जिसके नतीजे में इलाके में दूर दूर तक राख और धुआं फैल गया। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। स्पोर्ट्स स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हैट्रिक करके अर्जेंटाइन को वर्ल्ड कप 2018 में पहुंचा दिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
روحانی نے نیوکلیئر ڈیل کو دنیا کے لیے امتحان قرار دیا، کہا سمجھوتا توڑنے والوں کو شرم آنی چاہیے، سب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھریسا مے نے کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت، کہا برطانیہ ایران نیوکلیئر ڈیل کا پابند ہے۔ قاہرہ میں مسلسل دوسرے دن حماس اور فتح کی میٹنگ، قومی اتحاد اور غزہ کے مسائل پر بات چیت۔ میانمار کی فوج نے روہنگیوں کو واپس لوٹنے سے روکنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کیا، سیکیورٹی فورسز پر حملے بہانہ ہے، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ کوریا کے آسمان پر امریکی جہازوں کی اڑانیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ لیا صورتحال کا جائزہ۔ اسپین کی حکومت کیٹالونیا کے لیڈر سے بات چیت نہیں کرے گی، آزادی کے اعلان پر الجھن۔ ہندوستان کی اکانومی سست، وزیر اعظم کی ایڈوائزری کونسل کا اقرار، حالات میں بہتری کے لیے 10 پہلوؤں پر کام کیا جائے گا۔ کشمیر کے باندی پورہ میں انکاؤنٹر، ایئر فورس کے 2 کمانڈرز اور 2 ملیٹنٹس ہلاک۔ لیونل میسی کی ہیٹ ٹرک، ارجنٹائن ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی، امریکہ 30 سال میں پہلی بار باہر۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فرانس کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔